सिरसा से पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर हमारे साथ में। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार प्रदेश के अंदर पूरे देश में महामारी फैली हुई है, सरकार जिस तरीके से इससे निपट रही है, क्या कहेंगे कि सरकार पूरी तरह फेलियर रही है या किस तरीके से कार्य चली? देखिए, सरकार की बात करें तो सरकार की जो सोच है, विज़न है, दूरदर्शिता है, वो कहीं न कहीं उसमें कमी दिखती है और इसी वजह से ये महामारी इतना विकराल रूप इसने धारण किया। कई देशों के अंदर समय पर कंट्रोल हुई, लेकिन हमारे यहाँ ना वैक्सीन को लेकर के कोई पॉलिसी बनी, ना वैक्सीन बनाने के लिए शुरू में उसमें इन्वेस्टमेंट और जो आर्थिक मदद देनी चाहिए थी केंद्र की सरकार की तरफ से, वो दी और आज वैक्सीन है ही नहीं। और जब तक वैक्सीन सबको नहीं लगेगी तब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होगा। 6 महीने के अंदर पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर ये वैक्सीन अगर लगेगी तभी आगे इसको रोका जा सकता है और निःशुल्क इसका इलाज होना चाहिए जहाँ फैल गया। अब आयुष्मान भारत का नाम लेकर के जब लोग हॉस्पिटल्स में गए, लोगों ने पहले पैसे रखवाए, इलाज इतना महंगा था, टीके ब्लैक में बिके, ऑक्सीजन कहीं थी नहीं, वेंटिलेटर मिले नहीं, ऑक्सीजन के अभी भी पुख्ता इंतजाम नहीं हुए हैं। तो अगली तीसरी कोरोना की लहर आने से पहले जो पीछे की गलतियां रही उसको सरकार को ठीक करना चाहिए और साथ साथ जो बड़ी मास गैदरिंग है उसको भी रोकना चाहिए। कहीं जैसे आंदोलन चल रहे हैं तो आंदोलन को बंद करवाए सरकार, किसानों के साथ बात करे और तीनों कृषि काले कानून जो है और एमएसपी का जो नया कानून है जिसकी मांग को लेकर के किसान पिछले 6 महीने से ज़्यादा आंदोलनरत है, मजदूर आंदोलनरत है, आड़ती आंदोलनरत है उसमें, तो उनकी जायज़ मांग को तुरंत इनको मानना चाहिए ताकि इसको रोक सकें। एक सवाल मैं छोटा पूछना चाहूँगा आपसे। जिस प्रकार आपने वैक्सीनेशन की बात की है, लोगों को अब भी विश्वास नहीं हो पा रहा वैक्सीन सही है या नहीं है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने इसमें पिछले 1.5-2 साल से मैं पूरे देश दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर उनसे मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, उनको सुनते भी हैं। तो इस बार जो लोग चपेट में आए हैं, पहले ये भ्रांति थी, बहुतों को ये लगता था कि कोरोना तो है ही नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे ये हो गया कि नहीं, बहुत घातक है कोरोना। जितनी सरकार और बीजेपी घातक है इस देश के लिए, उतना ही कोरोना भी घातक है और दोनों मिल करके तो बहुत डेडली हो जाता है ये। जैसे करेला नीम चढ़ा हो, ऐसे ही इस सरकार के साथ मिलकर के इसकी गलत नीतियों की वजह से कोरोना और भयावह हो गया है और ख़तरनाक हो गया है। तो इसलिए इसको जागरूकता के साथ पूरी सचेत होकर के और उचित उपाय करके, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, चाहे वो साफ़ सफाई हो, चाहे वो सैनिटाइज़ करने की बात हो। अब मैं यहाँ पर थाबड़ी कॉलोनी, राम कॉलोनी, दूसरे कई जगह होकर के आया हूँ, विजयनगर, कोई आज तक गया ही नहीं है गरीब बस्तियों के अंदर। तो क्या गरीब को अधिकार नहीं है? पहले उनका आप राशन छीन लेते हो, उनका तेल छीन लेते हो, उनके तमाम और चीज़ें, और उनके इलाके में जो चीज़ें सुविधाएं पहुंचनी चाहिए सरकार की तरफ से, वहाँ कोई ये कहते हैं कि हमने दवाई बांटी है। कोई दवाई की कोई किट नहीं गई। अभी जो भी मदद हम करके आए वो पहली बार वहाँ पर मदद मुहैया हुई है। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? चलिए सर, आप एक शहर की कॉलोनी में ज़रूर गए हैं, लेकिन अगर गांव के ग्रामीण स्तर की अगर बात करें, वहाँ पे तो सैनिटाइज तो बहुत दूर की बात है, मास्क तो बहुत दूर की बात है, लोगों तो दवाइयाँ तक मुहैया नहीं पड़े। कहीं ना कहीं आपका जो मोर्चा है, अपना भारत मोर्चा है, वहाँ तक जाएगा? नहीं, देखिए, जाने की हमारी पूरी कोशिश है सब जगह और सब लोग पिछले 1.25 साल से जब से महामारी आई है तब से लगे भी हुए हैं। पर सरकार का विकल्प ना कोई संगठन हो सकता, ना कोई मोर्चा हो सकता। सरकार का विकल्प जो है कि वो केवल और केवल सरकार हो सकती है। सरकार को जो घोषणाएं करती है उसको ढंग से लागू करना चाहिए और समय रहते पुख्ता इंतजाम पहले से ही उठाना चाहिए। अब तीसरी लहर के बारे में अगर कह रहे हैं, केरल में सबसे पहले देश में जो सबसे ज़्यादा केस आए थे वो केरल और महाराष्ट्र में आए थे। उन्होंने रोकथाम की, केरल ने इलेक्शन के बावजूद उसको कंट्रोल किया और वहाँ पर नए नए ऑक्सीजन प्लांट लगे। पूरे देश में एक ही प्रदेश था जिसने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा करके सरप्लस ऑक्सीजन वहाँ पर जनरेट की। बाकी जगह वही कोरोना की वजह से लोग नहीं मरे, उसका उपचार नहीं था सरकार के पास, उतने बेड नहीं थे, उतनी तैयारी नहीं थी, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं।
उस प्रदेश के अंदर जहाँ स्वास्थ्य मंत्री रहे हुए हैं, उनको इंजेक्शन ना मिले, आप जैसा कोई भाई सोशल मीडिया पे डाले, फिर सरकार जागे, फिर उसको इंजेक्शन मुहैया हो, तो ये तो सरकार का हाल है। अभी ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है, बड़ा मुद्दा है, 6 महीने से ज़्यादा हो गए किसान आंदोलन को चलते हुए। क्या कहेंगे, क्या सरकार की आपको मंशा लग रही है? क्या सरकार, जो किसान अपनी मांगे जो मांग रहे हैं सरकार से कि 3 कृषि कानून वापस ले जाए, उनकी मांगे कितनी तक, कहाँ तक जायज़ है? लोकतंत्र में जनता के साथ संवाद, जनता की जो मांग है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार आई तो लोकतंत्र की सीढ़ी चढ़ के है, वोट के माध्यम से लोगों को बहला करके, फुसला करके, बड़े बड़े वायदे करके। लेकिन अब ये तानाशाही रवैया अपना लिया है कि भाई हम तो मोदी जी ने ये फैसला कर लिया कि मैं तो अडानी अंबानी के अलावा, महापूंजीपतियों के अलावा किसी की सुनूंगा ही नहीं, किसी के बारे में सोचूंगा ही नहीं, किसी के लिए कुछ करूंगा ही नहीं। तो किसान क्या करें बेचारे? किसान मजदूर तो मुसीबत में, ठंड उन्होंने देख ली, 0 - तक उन्होंने टेम्परेचर देख लिया, आंधी तूफान उन्होंने देख लिया, 50 डिग्री तापमान देख लिया। अब तो पूरा तप लिए वो। अब कम से कम थोड़ा सा इस सरकार को सहानुभूति पूर्वक सोचते हुए इसका समाधान निकालना चाहिए। और समाधान यही है कि वापस ले तीनों कानून, एमएसपी का कानून बनाएं, उनसे चर्चा करें और देश की तरक्की को सुनिश्चित करें, क्योंकि बॉर्डर हमारे चारों तरफ सील हो गए हैं। ख़ासतौर से जो है रोहतक और जो हमारा इधर से जो जाता है बहादुरगढ़ वाला बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है, दूसरे शाहजहाँपुर बॉर्डर है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, खेती किसानी तो प्रभावित हो ही रही है, इंडस्ट्रीज़ को एक एक बॉर्डर पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, 1-1 हज़ार करोड़ रुपए का प्रतिदिन लॉस हो रहा है। चलिए सर, जिस प्रकार से बीजेपी के, जेजेपी के नेताओं का बहिष्कार किया गया है, कुछ नेताओं के द्वारा गाली गलौज तक की किसानों के ऊपर बातचीत आती है और उसके बाद लाठीचार्ज तक किसानों के ऊपर किया जाता है, इस तरीके से आपको क्या लग रहा है, सरकार की क्या मंशा है? मतलब कानून वापस लेने की लग रही है या नहीं? नहीं, कानून तो वापस लेना पड़ेगा। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा जय हिंद इंकलाब के नारों से। तो देखिए, जो किसान है वो क्रांतिकारी और इंकलाबी मोड में है। और उन्होंने तो कह दिया कि हम घर जब जाएंगे जब ये हमारी मांग पूरी हो जाएगी, और उनकी बात जायज़ है। वो ये कह रहे हैं कि जिसके लिए लेकर के आए हो, जब हम ही नहीं चाहते तो किसकी क्यों लेके आ रहे हो, और इसको वापस करो। जहाँ तक मामला है प्रदेश में विधायकों और सांसदों के घेराव का, देखो वो तो चुने हुए प्रति हमारे को भी घेरते थे जब हम संसद में थे, और हम वार्ता करते थे उनसे। मैं सारे जितने भी धरने होते थे मैं खुद जाता था धरनों के ऊपर, मैं जाकर के कहता था बताओ भाई, मेरे को तो अगर 4 लोग बैठे कहीं मिल जाते थे धरने पे, कहीं सेक्रेटरीट के बाहर, मैं खुद उनसे बात करता था कि बताओ भाई हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन ये सरकार ऐसी है, बात ही नहीं कर रही है, बात करना ही नहीं चाहती समाज। तो लोगों के पास जब उनके प्रतिनिधि मिलते हैं वो उनके ऊपर गुस्सा निकालते ही हैं। लेकिन कोई भी सभ्य समाज के अंदर गाली गलौच हो, हिंसा हो, उसका कोई स्थान नहीं है। महंगाई बड़ी ये वार्ता के माध्यम से इस चीज़ का समाधान उनको, सब साथियों को निकालना चाहिए। और इसमें ये जो पदों के चक्कर में जो लोग बैठे हैं ना, इनको भी सोचना चाहिए कि कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। अब कांग्रेस ने मदद कर दी इनकी, अविश्वास प्रस्ताव ला करके खट्टर साहब के साथ जो दबाव था उनके ऊपर भी, जो विधायकों के ऊपर था, और रिज़ाइन करने के लिए किसान कह रहे थे। जिस दिन से अविश्वास प्रस्ताव आया है, किसानों ने भी, बेचारों ने उनसे इस्तीफ़ा मांगना बंद कर दिया। पहले रोज़ जाते थे उनके पास, रोज़ कहते थे। तो किसानों के खिलाफ तो ये कांग्रेस, बीजेपी और जो दूसरे दल हैं, ये मिल करके इनका शोषण कर रहे हैं। ये पूंजीवादी व्यवस्था का रूप ही ऐसा है। लाला, नेता, बाबू। लाला मतलब कोई एक कम्युनिटी का मामला नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो पूंजीपति है वो ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन, ये डेडली कॉम्बिनेशन बन करके ये इस देश को खाने में लगा हुआ, खोखला करने में लगा हुआ है, चाट गया दीमक की तरह। क्या मानते हैं, आंदोलन में जो कुछ राजनीतिक लोग उसे कुछ राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना चेहरा जो चमका रहे हैं आंदोलन की आड़ में? देखिए, जब कोई आंदोलन चलता है तो उसका नेतृत्व भी निकल करके आता है। तो हर तरह के लोग उसमें सिस्टम में होते हैं।
सरकार को तो तुरंत इसको ख़त्म करना चाहिए। अगर कोई सरकार ये मानती है कि कोई नेतागिरी कर रहा है तो आप क्यों करने दे रहे हो भाई? आप उनकी मांग को मानो और ख़त्म करो सिस्टम अपना को। भारत मोर्चा जो है कहीं किसानों के साथ में या किस तरीके ना, हम तो किसानों के सारे बॉर्डरों पे हम लोग गए भी हैं, हम लोग मदद भी सारे लोग करते हैं। मैं खुद भी सब जगह होकर के आया हूँ, तो लगातार हम तो जा ही रहे हैं। आप बाकी उन्होंने सारे साथियों ने कहा है कि हम भाई ज़्यादा उसको नहीं, मैं तो कभी राजनीतिक आदमी रहा भी नहीं, मैं तो सामाजिक आदमी हूँ, फौजी और किसान मजदूर परिवार से हूँ। तो हम तो देश को कुछ करने के लिए उस जज्बे के साथ राजनीति में आए थे। और जब हमने देखा ये सब साँठ-गाँठ करके ऐसे ही चलता है मामला, तो फिर हमने कहा कि भाई ऐसी व्यवस्था में हम नहीं रहेंगे। हम तो गंदे लोग, अत्याचारी लोग, पापी लोग जो सिस्टम को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, उनके साथ हमारी जंग आगे भी जारी रहेगी, वो तो लड़ते रहेंगे। कांग्रेस राज में आप सांसद भी रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तब भी महंगाई बहुत बड़ा उस टाइम पे मुद्दा था, महंगाई इसी तरीके से बढ़ रही थी, तब भी मारामारी थी। अब भी बीजेपी सरकार है तो भी महंगाई लगातार हाई जा रही है। तेल का भाव देख लो, बहुत महंगे हैं, सब्जी के आम आदमी से दूर होती जा रही है। ये किस तरह से कंट्रोल हो सकती है, क्या कहना चाहिए? ये किसान मजदूर गरीब का जब तक राज नहीं आएगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। अभी तो पूंजीवादी व्यवस्था का राज है, अरे ये सारे लोग उनके सामने नतमस्तक हैं। तो वो चाहे कोई भी पार्टी हो, हमें भी देर से समझ में आई। ऐसा तो ना कि सिस्टम में, समुद्र में जब गोता मारते हो आप, समुद्र की गहराई, उसकी वनस्पति, उसके जीव जंतु, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो बाद में समझ में आता है। तो हम जब डाइव ली इसमें, डीप डाइव जिसको बोलते हैं, राजनीति 25 साल में ये सारी चीज़ें समझ में आई ना। या अब हमारे पास 2 चॉइस थी, या तो इस व्यवस्था के आप पोषक बन जाओ, उसके बेनिफिशरी बन जाओ, उनके साथ हाथ मिला लो, या ऐसे गंदे लोगों के साथ ऐलान जंग करो जैसे किसान मजदूर ने कर रखी है। चलिए एक सवाल और पूछ रहे हैं सर डॉक्टर साहब, जिस प्रकार कोरोना की आड़ के अंदर स्कूलों का बंद करना, 2 साल हो गए बच्चे तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है और कॉलेज तक बंद पड़े हुए हैं, फिर उनका आज सीबीएसई का जो फैसला आ सका, बच्चों को उनके एनकैबिलिटी के तौर पर जो है पास कर दिया जाएगा, इस तरीके से क्या लग रहा है एजुकेशन का स्तर क्या जा रहा है? देखो, कहते हैं कि भाई किसी को, समाज को अगर गुलाम बनाना है ना, तो उसको शिक्षित मत होने दो, अज्ञानी रहने दो। तो ये सरकार अज्ञानी बनाना चाहती है। स्कूल तो, अगर ये डिजिटल इंडिया वाकई में इनका कामयाब था तो आज हर बच्चा गांव में पढ़ रहा होता। तो इनका डिजिटल इंडिया कहाँ है? बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, गांव में इंटरनेट नहीं है, लाइट नहीं है, कहाँ है? कुछ व्यवस्था ही नहीं है। तो मार किसके ऊपर पड़ी? फिर वही किसान मजदूर गरीब पे। हमारे देश की 65-70% जो आबादी है वो तो फिर वंचित रहेगी। अपना भारत मोर्चा आने वाले समय के लिए, चुनाव के लिए किस तरीके से मजबूत कर रहा है? क्या चुनाव में आपकी भूमिका रहेगी? देखिए, अपना भारत मोर्चा तो एक ये गैर राजनीतिक समाज और देश की सेवा करने का एक प्लेटफॉर्म है, माध्यम है, जरिया है। तो ये तो भविष्य में सब लोगों ने मिलकर तय करना है कि कैसे करना है। अभी तो हम अच्छे लोगों को, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं इस देश की, उन लोगों को एक साथ लेकर के आ रहे हैं। उसमें गांव की पृष्ठभूमि के लोग हैं, शहरों के लोग हैं, वो लोग जो गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के हैं, उन सबको इकट्ठा करके और एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए धीरे धीरे अभी चल रहा है। बीच में कोरोना और किसान आंदोलन की वजह से थोड़ा सा ये जो हमारी गति है वो प्रभावित भी हुई है, क्योंकि मूवमेंट उतना तो नहीं रहा। एक तरफ लोगों को, अपने लोगों को बचाना भी है। हम वो वैसे लोग नहीं हैं जो राजनीति के चक्कर में लोगों की बलि ले लें, ये तो बलि लेने वाले लोग हैं। ये थे हमारे साथ में पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर। इनसे हमने अलग अलग सवाल पूछे और इनसे पूछा कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन आज की बड़ा मुद्दा चला हुआ है उसमें इसकी इस तरह की भूमिका है, जिनका कहने के लगातार हम उसमें सहयोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ में सरकार बिल्कुल अनपढ़ जो बनाना चाहती है, इसके साथ साथ में जो शिक्षा को ख़त्म करना चाहती है। जिनसे पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।